नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ उमर खालिद एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इस एक वाक्य ने पिछले साल जेएनयू में देश प्रेम बनाम देशद्रोह के घमासान की तस्वीर उकेर दी थी। जो विश्वविद्यालय वैचारिक आंदोलन के लिए चर्चित रहता था, उसे अचानक देशद्रोहियों का अड्डा बताया जाने लगा। छात्र संगठनों की आड़ में राजनीति में संकीर्णता, स्वार्थ और कट्टरता का खेल खेला गया और तब जो विवाद की आंधी उठी तो एक साल बाद भी उसका गुबार खत्म नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि सच की साफ तस्वीर सामने नहीं आई है और झूठ की धूल अब तक शैक्षिक संस्थानों में उड़ रही है। विगत दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में जो अफसोसनाक हंगामा हुआ है, वह इसी का परिणाम है। जेएनयू विवाद में कन्हैया कुमार के साथ जो नाम सर्वाधिक चर्चा में रहा, वह था उमर खालिद का। और अब एक साल बाद उमर खालिद फिर चर्चा में हैं। पिछले दिनों रामजस कॉलेज में एक सेमिनार द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट में बोलने के लिए उमर खालिद को आमंत्रित किया गया, मगर कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने इसका विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। कई छात्र, कई शिक्षक घायल हुए और इन सब में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। जेएनयू से लेकर रामजस तक कैंपसों में चल रहे ऐसे संघर्षों के पीछे क्या केवल वैचारिक मतभेद है या बात कहीं ज्यादा गंभीर है? क्यों वामपंथी छात्र और शिक्षक आलोचना के केंद्र में आ गए हैं? क्या ऐसी लड़ाइयों से हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का माहौल बिगड़ रहा है? इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? कई सवाल हैं और जवाब देने के लिए खुद मौजूद हैं उमर खालिद। उमर जी, आपका स्वागत है। उमर जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं रामजस कॉलेज से ही करना चाहूँगा कि रामजस कॉलेज में जो विवाद हुआ है, वो वहाँ पे सेमिनार होना था द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, ये विवाद होना था, इस पर सेमिनार होना था और जिसमें आप बुलाए भी गए थे। लेकिन यहाँ तो प्रोटेस्ट का मतलब कल्चर का प्रोटेस्ट होने लगा, ये आखिर क्या हुआ? देखिए, अगर आप पिछले 2 साल में देखें, जब से सरकार आई है, एक चीज़ मैं रिपीटेडली एम्फोसाइज कर रहा हूँ, विश्वविद्यालयों पे एक ऑर्गेनाइज्ड हमला है, एक नियोजित हमला है। और इस हमले में सबसे ज़्यादा जिस पे हमला किया जा रहा है वो छात्र राजनीति पे है, वो छात्र आंदोलन पे है। क्योंकि इस सरकार का एक एजेंडा है उच्च शिक्षा को लेके, वो इस देश में उच्च शिक्षा को ख़त्म करना चाहता है। अगर आप बजट को देखें जो अभी रिसेंटली आया, उसमें भी जीडीपी का सिर्फ 3% हायर एजुकेशन पे दिया गया। और हर बजट में ये कटौती होती है। अलग अलग नीतियाँ लेकर आई जा रही हैं जो छात्र विरोधी हैं। ख़ासतौर से छात्र समुदाय में जो सबसे शोषित तबके से आते हैं, दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं, उनको शिक्षा से बाहर रखने की मुहिम है। और इसके खिलाफ आंदोलन बहुत तेज़ हुआ है। और इसी आंदोलन को दबाने के लिए, ये आंदोलन जिसने सवाल उठाया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है जिसको हम बाज़ार में ख़रीदें, बल्कि हर सिटीज़न का ये अधिकार है, उस आंदोलन को दबाने का जातिवादी जो पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन हम विश्वविद्यालयों के अंदर देखते हैं, उसके खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा है रोहित वेमुला की मौत के बाद से, पुराना आंदोलन है, रोहित वेमुला की मौत के बाद ये आंदोलन और बड़ी शेप में आया। उस आंदोलन को तोड़ना और अलग विश्वविद्यालयों में जो एक सॉलिडारिटी इमर्ज कर रही है कि अगर आज डीयू में हमला है तो जेएनयू के छात्र खड़े हैं, कल एचयू में जब हमला था तो जेएनयू के छात्र खड़े थे, डीयू के छात्र खड़े थे, जब जेएनयू में हमला था तो तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र खड़े थे। इस सॉलिडारिटी को, इस विरोध की सॉलिडारिटी को, इस प्रतिरोध की सॉलिडारिटी को दबाना, यही एक मुहिम है। लेकिन मज़े की बात यह है, उस सेमिनार का नाम था प्रतिरोध की संस्कृति, विरोध की संस्कृति। और उन्होंने सोचा कि वहाँ गुंडागर्दी करके, मारपीट करके, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के अध्यापकों को, जर्नलिस्ट को मार के वो इस विरोध की संस्कृति के नामक सेमिनार को बंद कर देंगे। लेकिन सेमिनार तो शायद उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन आज वो विरोध की संस्कृति दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज में फैल गई है। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं, देश के तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग एबीवीपी गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। और अगर अभी भी एबीवीपी के पास थोड़ी भी अकल बाकी है तो वो ये मैसेज मान ले तो अच्छा होगा कि वो हमको जितना दबाने की कोशिश करेगा, हम उतना और उभर कर आएंगे। पिछले साल जेएनयू में उनको लगा कि 9 फरवरी के बाद जेएनयू छात्र आंदोलन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। शट डाउन जेएनयू नाम के उन्होंने कैंपेन चलाया था कि जेएनयू को ही बंद कर दिया जाए, एक ऐसा संस्थान जिसके छात्र आंदोलन के संघर्षों के चलते हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहां एक तरफ आप अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, विचार विमर्श की आज़ादी है, लेकिन साथ ही साथ देश के तमाम उन पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग, देश के तमाम उन शोषित तबके से आने वाले लोगों के लिए एक जगह बनाई है, एक एडमिशन पॉलिसी के लिए लड़ा गया है। उसको उनको लगा ये शटडाउन जेएनयू कैंपेन को चला के वो बंद कर देंगे, लेकिन वो नहीं बंद कर पाए। हमने उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 साल बाद वो वही फेल्ड स्क्रिप्ट जो राष्ट्रवाद बनाम एंटी नेशनल जो 1 साल पहले शुरू करी थी और जो ताश के पत्तों की तरह गिर गई थी, आज वो स्क्रिप्ट वो फिर से निकाल कर लाए हैं।
लेकिन वो स्क्रिप्ट लास्ट ईयर भी फेल हुई थी, इस बार भी फेल होगी। और ये जो देशद्रोही का ये लेबल है, ये हर एक उस आवाज़ पे लगाना चाहते हैं जो आज संघ का विरोध कर रहा है, जो आज इस सरकार का विरोध कर रहा है। और ये जो देश विरोधियों की जमात है आज, देश विरोधी विद इन कोट्स, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो जनवाद के पक्ष में बोल रहे हैं, जो रैशनैलिटी के पक्ष में बोल रहे हैं, जो इंसाफ के पक्ष में बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी जमात है। अगर इनको लगता है कि आप हमको आइसोलेट करके, कुछ लोगों को मार के या कुछ लोगों को जेल में डाल के, या किसी को जैसे नजीब अहमद को गायब करके या रोहित वेमुला की सांसानिक हत्या करके आप इस लड़ाई को तोड़ पाएंगे, तो ऐसा आप भ्रम में हैं। ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक इसकी छात्र विरोधी नीतियाँ रहेगी, ये लड़ाई वहाँ पे ये आपके ऊपर एक ये भी आरोप लगा कि आप पहली बार वहाँ आप लोगों ने बस्तर की आज़ादी की मांग की है, तो ये क्या सचमुच ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है वो सच है? देखिए, मेरा जो पेपर था, मैं तो उस दिन रामदास कॉलेज पहुँच नहीं पाया। मेरा जो रिसर्च है वो झारखंड के ऊपर है, और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये जितना आदिवासी क्षेत्र है, मैं इस पर पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। और अगर मैं अपने सिर्फ रिसर्च फाइंडिंग्स ही आपसे शेयर करूँ, एक ऐसा ट्रेजिडी वहाँ के आदिवासी जनता के ऊपर आई है कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके गांव में स्कूल नहीं है, उनके गांव में अस्पताल नहीं है, उनके गांव में घर नहीं है, रोड नहीं है। लेकिन जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, उस ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा है, उसका दाम करोड़ों में है या अरबों खरबों में है। और आज सरकार को लग रहा है कि अगर किसी तरीके से उन आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया जाए, तो वो सारी डील्स जो उन्होंने अलग अलग कंपनियों से साइन की है, वहाँ माइनिंग शुरू हो पाएगी और ये जो अरबों खरबों रुपए का मुनाफा है वो कमा पाएंगे। और इसी के लिए पिछले 10-12 साल से पिछली सरकार ने ही शुरू की एक जंग आदिवासी क्षेत्रों में, और आज वो ये सरकार और भी तेज़ तरीके से लेकर आ रही है, जिसमें आए दिन, अगर आप एक छोटा सा गूगल सर्च भी करें, तो आए दिन रेप्स, फेक इनकाउंटर्स, गाँवों को जलाना एक आम बात हो गई है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरीके से इवन एक्टिविस्ट को नहीं छोड़ा जा रहा। सोनी सोरी को वहाँ पे हमला हुआ, बेला भाटिया को वहाँ से निकालने की कोशिश करी जा रही है, कुछ लॉयर्स वहाँ काम कर रहे थे उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ के पुराने आईजी थे SRP कल्लूरी, उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार को बोला या तो पत्रकारिता छोड़ो या बस्तर छोड़ो, अगर बस्तर में रहोगे तो पत्रकारिता नहीं कर सकते। वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बस्तर में क्या हो रहा है? यही लूट, यही दमन, इन सब चीज़ों को वो छुपाना चाहते हैं। लेकिन आज ये आवाज़ें इस सब के खिलाफ सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं, हमारे विश्वविद्यालयों में जितने छात्र जो इंसाफ के साथ हैं, जो जनवाद के साथ हैं, आज वो बस्तर के साथ खड़े हैं। और बस्तर की आज़ादी का जो नारा है वो इसी सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इस लूट, दमन, आदिवासियों को रोज़ मारा जाना, और सिर्फ डायरेक्ट हिंसा में ही मारा जाना नहीं, इस कंडीशन में रहना जहाँ इतने सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, जहाँ आपकी मौत हो जाती है क्योंकि आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपके पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं है, आपको गांव से मजबूरन पलायन करना पड़ता है क्योंकि गांव में आपकी खेती बुरे हाल में है, आप पलायन करके शहर में आते हैं तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर में डाला जाता है जहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये जो लूट हमारे देश में चल रही है, हम इससे आज़ादी चाहते हैं और इस बात को हम खुल के बोलना चाहते हैं। इस लूट का राज खत्म हो। लूट के खिलाफ, जो वहाँ दमन हो रहा है उसके खिलाफ बस्तर की आज़ादी आप चाहते हैं, न कि बस्तर की आज़ादी जिस प्रकार पाकिस्तान बना है या बांग्लादेश बना है वैसी आज़ादी आप नहीं चाहते। कहने का अर्थ यही है। देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर या तमाम शहरों में, मैं एक प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ जिसका नाम है बस्तर सॉलिडारिटी नेटवर्क, वो दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है। वो कंसिस्टेंटली एक कैंपेन इन तीनों शहरों में ले रहा है कि बस्तर के अंदर जो कुछ हो रहा है आज वो सिर्फ बस्तर के आदिवासियों की समस्या नहीं है, हम सबकी भी समस्या होनी चाहिए, हम सबको भी उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। अगर आज जब बस्तर के आदिवासियों पर प्रहार हो रहा है और हम चुप रहे, तो कल जब हम पे प्रहार होगा तो शायद हमारे लिए बोलने वाले नहीं होंगे। और शायद आज जब JNU पे हमला हुआ तो JNU के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन वो बस्तर एक ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत न्यूज़ नहीं आती। झारखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा सेडिशन के केसेस में लोगों को बुक करके जेल में डाला गया है। 3 छात्रों को JNU के अंदर सेडिशन के केस में बुक करके डाला गया, तो दुनिया भर में ये बात पता चली। लेकिन एक आम बात हो गई, एक रोज़मर्रा की बात है कि झारखंड के आदिवासी जेलों में है, सालों सालों तक जेलों में है। ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वकील करने तक का पैसा नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। तमाम केसेस उन पर लगाए जाते हैं कि अगर आप एक केस में बरी भी हुए, एक केस में एक्विट भी हुए, तो आप पे दूसरा केस चलता रहेगा। और इन लोगों का गलती क्या है?
जैसे मैंने बोला, वो यही गलती है कि जिस ज़मीन के ऊपर ये रह रहे हैं उसके नीचे जो खनिज संपदा है उसके चलते बहुत सारे लोगों को मुनाफा हो सकता है, और ये मुनाफा रुका हुआ है क्योंकि वहाँ वो रह रहे हैं। इस सब के खिलाफ आज हमें बोलना बहुत ज़रूरी है, और ये आज़ादी का नारा हम बुलंद करना चाहते हैं। आज देश भर में भगत सिंह ने क्या बोला था कि सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि अंग्रेज़ चले जाएं और बुरे अंग्रेज़ आ जाएं। और एक जंग जो भगत सिंह ने छेड़ी थी, और उन्होंने बोला था कि ये जंग जब तक जारी रहेगा जब तक इंसान का इंसान के ऊपर शोषण जारी रहेगा। आज बस्तर की जब हम बात करते हैं, आज हम झारखंड की बात करते हैं, वो शोषण हमको उसके बहुत क्रूड फॉर्म में दिखता है, और जब तक ये शोषण जारी रहेगा हमारी आज़ादी की जंग और हमारी जंग आवामी चलती रहेगी। अगला सवाल मेरा ये है कि जेएनयू प्रकरण के वक्त मैं वहाँ आना चाहता हूँ। आज से साल भर पहले 11 फरवरी से 23 फरवरी तक आप छिपे हुए थे, और फिर अचानक शाहरुख खान के अंदाज में, जैसा मैंने अभी इंटरव्यू में बोला भी कि माय नेम इज़ उमर खालिद एंड बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इस अंदाज में आपकी एंट्री होती है। अगर आप गलत नहीं थे तो फिर छिपे क्यों थे, और अचानक सामने आने का ऐसा फैसला आपने क्यों किया? देखिए, हम कभी कानून से नहीं छिप रहे थे, क्योंकि हम एक बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि हमने कानूनी तौर पे कुछ गलत काम नहीं किया है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हमारे वापस आने के बाद हमने खुद ही सरेंडर किया, खुद ही अपने आप को लॉ के सामने दिया, और पहली हियरिंग में बेल लेके वापस हमको कोर्ट ने छोड़ भी दिया। पहली ही हियरिंग में सोचिए कितने बड़े बड़े आरोप थे, लेकिन कैसे ताश के पत्तों की तरह गिरे। 9 फरवरी 10 फरवरी को लग रहा था कि देश के सबसे बड़े राष्ट्र देशद्रोही और देश को सबसे बड़ा जिनसे खतरा है वो कुछ छात्र हैं जो जेएनयू के अंदर हैं, और आज 1 साल बीत गया है, पुलिस आज तक एक चार्जशीट भी दर्ज नहीं कर पाई है केस में, आज तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है देश में। लेकिन एक ऐसा माहौल उस समय पेश किया गया कि कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय, इस सब की ज़रूरत नहीं है, और आप कुछ लोगों पे कुछ आरोप लगाएं, कुछ मीडिया कर्मी टीवी स्टूडियो के अंदर बैठ के, और वही काफ़ी है, और उनके साथ कोर्ट के अंदर नहीं, न्याय प्रणाली से नहीं, रादर सड़कों पे ही इंसाफ होगा, सड़कों पे ही उनको मार के पीट के मार दिया जाएगा। जो कुछ दिनों पहले 1-1.5 साल पहले अखलाक के साथ यूपी में हुआ कि कुछ अफवाहें फैलाई गई और एक पूरा गांव आके पीट के मार दिया, और ये तमाम उदाहरण है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में आप देखिए नजीब अहमद के साथ क्या हुआ, 12-15 लोग जाते हैं, घेरते हैं, मारते हैं, अगले दिन वो गायब हो जाता है, आज तक पता नहीं क्या हुआ है। तो ये स्थिति 11 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक थी। मैं नजीब के बारे में भी आना चाहता था, बीच पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आखिर नजीब नहीं हैं, गायब हैं, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो आप लोग इसके छात्र यूनियन जो है वो क्या कर रहा है? बाकी तो ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है जैसा कहा जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक सवाल जो उभर के आया है इस पूरे घटनाक्रम में कि पहले दिन से पुलिस का और यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रोल रहा वो बहुत सारे सवालिया निशान खड़ा किया है। वो सवालिया निशान खड़ा किया है जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस क्लेम कर रहा है कि वो इसमें कर रहा है। मेरे उस पर बहुत सारे डाउट्स हैं कि वो कितना सिंसियर है इस चीज़ को लेके। मैं कंपेयर करना चाहूँगा 9 फरवरी के बाद जो हुआ नजीब के केस के साथ। 9 फरवरी के बाद जब आपने बोला हम हाइडिंग में थे, जो हम कभी भी न्याय लॉ से हाइडिंग में नहीं थे, हम लिंच मॉब से हाइडिंग में थे, और जब हमको लगा एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि हमको बाहर आना चाहिए, हम बाहर आए। लेकिन एक चीज़ जब नजीब का केस हम देखते हैं तो वही दिल्ली पुलिस, कुछ लोगों ने उसको पीटा, उसके 22 आई विटनेस हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती, उसके बारे में कुछ नहीं करती, उन लोगों को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाती 22 दिन तक के लिए, इस कैंपस में एक बेसिक सर्च ऑपरेशन नहीं करती। यूनिवर्सिटी प्रशासन का पहले दिन से ये रवैया रहा कि किस तरीके से नजीब को अक्यूज घोषित कर दिया जाए, और उसी बेसिस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया। पहले दिन से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है, और ये बात बहुत क्लियर है वो बचाने की कोशिश क्यों है, क्योंकि नजीब को जिन्होंने नजीब को पीटा वो एक ख़ास संगठन से आते हैं जो अभी के रूलिंग पार्टी का छात्र संगठन है, और वही रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है। तो एक गठजोड़ सामने आ रहा है। एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैंपस हम इस गठजोड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं। 9 फरवरी में भी लड़ रहे थे, नजीब के केस में भी लड़ रहे हैं, और हर एक चीज़ दिल्ली पुलिस फाइनली करने में मजबूरी भी हुई, वो हमारी लड़ाई के करने से ही मजबूर हुई। अभी मामला कोर्ट में है, उनकी माता फातिमा नफीस ने हेबस कॉर्पस पिटीशन डाला है, हेयरिंग्स होती रहती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो गुंडे, और मैं उनको गुंडा ही बोलूँगा क्योंकि छात्र के
भेष में वो आज गुंडे ही हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। जैसे लॉयर के भेष में कुछ गुंडे पटियाला कोर्ट में देखे थे, ऐसे हम उन गुंडों को अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देख रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने से इनकार कर रहे हैं, वो कोर्ट को सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमको लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को क्यों बोल रहे हैं। तो बहुत क्लियर है कि एक शील्ड करने का अटेम्प्ट है। लेकिन हम जानते हैं कोई भी लीगल बैटल कोर्ट की चार दीवारी में नहीं लड़ा जाता, उसको आपको सड़कों में भी लड़ना पड़ता है, आपको जितना डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जितने जनवादी ताकतें हैं, उनको साथ भी लाना पड़ता है। और पिछले 2 महीने से हमारी यही कोशिश है कि हम उन सारी जनवादी ताकतों को साथ लेकर आएँ। अभी अगर आप देखें 8 फरवरी को बदायूं में जो नजीब का जहाँ घर है वहाँ एक इंसाफ मार्च किया गया, जो फातिमा नफीस उनकी माता ने जिसका कॉल दिया था। उस मार्च को कॉल करने का भी एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि उससे कुछ दिनों पहले नजीब के घर पे रेड हुई थी। आप सोचिए क्या विडंबना है हमारे देश में कि एक इंसान गायब होता है और जिसने उसको पीटा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होना चाहिए पुलिस के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन लोगों के घर पर तलाशी नहीं होती, उन लोगों के घर पर पूछताछ नहीं होता। लेकिन जो गायब हुआ और जिसकी माँ ने एक पिटीशन डाला, उनको परेशान किया जाता है, उनके घर जाकर रेड करी जाती है, उनके घर, उनके फैमिली के दोस्तों के घर जाकर रेड की जाती है। और ये एक धमकी के बतौर एक मैसेज देना चाहती है दिल्ली पुलिस कि आप ये पिटीशन वापस लीजिए, वरना हम आपके साथ ये सब कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन सब मंसूबों को हराया जाए। नजीब को ढूंढने का काम अंत में दिल्ली पुलिस का ही है और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगी कि हम इस आंदोलन के ज़रिए वो प्रेशर बना पाएँ कि दिल्ली पुलिस इस चीज़ को आगे बढ़ाए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस के मीडिया लीक्स थे नजीब केस में, वो साफ दर्शाता है, और ये बात को मैं पहले भी बोला हूँ, कि नजीब गायब नहीं हुआ है, नजीब को गायब किया गया है। एक समय बाद जब नजीब नहीं थे यहाँ हमारे बीच में जेएनयू कैंपस के अंदर, अलग अलग तरीके की स्टोरीज आने लगी मीडिया में कि नजीब को दरभंगा में देखा गया है। नजीब 2 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया कि नजीब ऑटो लेके जामिया मिल्लिया इस्लामिया गया है, नजीब को अलीगढ़ में देखा गया है, और कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में कुछ सबूत बरामद मिलते हैं या इन्वेस्टिगेशन अगर एक हद तक पहुंचता है, तो यू नेवर मेक दैट पब्लिक, द पुलिस नेवर मेक्स दैट पब्लिक, बिकॉज इट माइट प्रेजुडिस द अपकमिंग इन्वेस्टिगेशन, इट माइट हैम्पर एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ों को प्लांट कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो किसी को बचा रहे हैं, और इस चीज़ के खिलाफ हमको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नजीब का मामला हो, चाहे वो पिछले साल जेएनयू पे हमले का हो बात हो, चाहे वो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की बात हो, या अभी जो रामजस कॉलेज में हो उसकी बात हो। हमारा दुश्मन एक है, हम सब लोगों को, चाहे हम अपने आप को वामपंथी बोलें, चाहे हम अम्बेडकरवादी बोलें, चाहे हम कोई माइनॉरिटी संगठन से आते हों, या कोई भी डेमोक्रेटिक अपने आप को किसी भी तरीके से बोलें, हम सबको आज एक होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम में से कल कोई भी नहीं बचेगा। मैं थोड़ा फिर पीछे आता हूँ, जब जेएनयू प्रकरण के बारे में, उस समय जब आप छिपे हुए थे, उस दौरान कई बातें आपके नाम को लेकर के, आपके धर्म को लेकर के, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के बहुत सारी बातें फैलाई गई। ये सारी बातें जो ऑफ कोर्स ये भ्रामक थीं, और ऐसी बातों से आपको कभी पीड़ा नहीं हुई? ऐसा आप जब नहीं थे सामने तो आपको क्या फील होता था? देखिए, पीड़ा हुई, और पीड़ा अपने से ज़्यादा इस देश के बारे में हुई कि आज हम किस स्थिति में खड़े हैं। हम 3 लोगों को प्रोफाइल किया गया, अरेस्ट किया गया, कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद। ये कहानी बेचनी आसान नहीं थी कि कन्हैया कुमार पाकिस्तान गया या उसका जैश मोहम्मद से लिंक है, या अनिर्बान भट्टाचार्य गया। लेकिन उमर खालिद, क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है, जो एक पर्टिकुलर समुदाय से आता है, उसके बारे में ये झूठ फैला देना बहुत आसान था। ये झूठ फैला देना बहुत आसान था कि इसने 800 फ़ोन कॉल करी। ये झूठ फैला देना बहुत आसान था कि ये कंस्पायर कर रहा था कि अफजल गुरु को लेकर 15 यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम करेगा। बहुत सारे झूठ फैला देना बहुत आसान होता है अगर आपका मुसलमान नाम हो। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली सेशंस कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसने बताया कि 2005 में जो सरोजनी नगर इलाके में बम धमाके हुए थे, उसमें जो 3 लोग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बोले थे कि ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इन बम धमाकों को अंजाम दिया, 12 साल बाद सेशंस कोर्ट उनको एक्विट करता है। 2 लोगों को पूरा एक्विट करता है और तीसरे इंसान को भी ये बोलता है कि शायद ये किसी आतंकवादी संगठन से होगा, लेकिन इसका कोई हाथ नहीं था उस ब्लास्ट में। और ये बात बोलता है कि ये बात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को पहले दिन से पता थी। उसको पता थी कि उसमें से एक इंसान, जिस दिन दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि वहाँ दिल्ली पुलिस का कोर्ट के अंदर ये दावा है कि वो बम लगा रहा था, वो उसी दिन अपने कॉलेज में कश्मीर के अंदर एग्ज़ाम दे रहा था। और ये बात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को पहले दिन से पता थी, लेकिन उसने इस बात को कोर्ट से छुपाया। ये मेरा नहीं, ये वहाँ के दिल्ली के कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। और ये 1 या 2 केसेस नहीं है, ये ऐसे तमाम केसेस हैं। मोहम्मद आमिर खान का पिछले साल एक अकाउंट आया कि 14 साल वो जेल में रहे, उन पर तमाम इल्ज़ाम लगाए गए,
14 साल बाद वो सारे इल्ज़ाम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। मोहम्मद निसार की स्टोरी हमारे सामने 23 साल, मतलब आप सोचिए किसी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। वो जिस समय जेल गया था और जब वो जेल आया पूरी दुनिया बदल चुकी थी। और जैसे मैंने बोला ऐसे सैकड़ों लोग हैं। अगर आज आप जेलों के अंदर जाके देखें, जेलों में मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की तादाद आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र के जेल में जाएँ तो आपको वहाँ आदिवासी ही मिलेंगे। अगर आप यूपी में, मध्य प्रदेश में जाएँ तो आपको मुसलमान मिलेंगे। गुजरात में आपको मुसलमान मिलेंगे। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये दिखाया है कि अगर आप आज मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देखें तो शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पुलिस में नहीं है, आर्मी में नहीं है। एक जगह जहां उनका अपने पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, अपना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो जेल के अंदर है। और ये सारी तमाम चीज़ें, ये जो एक इस्लामोफोबिक दौर में जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है वॉर ऑन टेरर के नाम पर, कि आप किसी को भी फंसा सकते हैं, आप किसी के नाम पर भी झूठ बोल सकते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। अगर आप मेरे केस को भी उठा के देखें, क्या क्या बोला गया कि मैं जैश ए मोहम्मद का सिंपैथाइज़र हूँ, मैं पाकिस्तान गया था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मतलब कभी कभी हंसी आती थी मुझे कि जो जिस तरीके की चीज़ें बोली जा रही थी। और अब मतलब हमको हंसना चाहिए, क्योंकि अब जो ये मुश्किल दौर है उसमें हमको हंसना छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उन सारे मीडिया चैनलों ने, मतलब जो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, आज तक उन्होंने माफ़ी तो बहुत दूर की बात, आज तक इन बयानों को वापस भी नहीं लिया है। जो लिंच मॉब की जब हम बात करते हैं कि एक लिंच मॉब है जो सड़कों पर इंसाफ करना चाहता है। हमको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक लिंच मॉब है जो टीवी स्टूडियो के अंदर भी बैठा है। सेक्शंस ऑफ द मीडिया जो काम कर रहे हैं वो इस देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, झूठ के आधार पर देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है। ये जर्नलिस्ट कहने लायक लोग नहीं हैं। जर्नलिज्म का मतलब है सत्ता से सवाल पूछना, जर्नलिज्म का मतलब है सत्ता को कटघरे में खड़ा करना, जर्नलिज्म का मतलब सत्ता की चापलूसी करना नहीं है। आज ये कुछ मीडिया चैनल आरएसएस के स्पोक्सपर्सन की बन के काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इस दौरान आपके परिवार के ऊपर धमकियां मिली, आपके पिता और आपके बहन को लेकर के धमकियां मिली, परिवार विचलित नहीं हुआ? देखिए, ये एक तरीका होता है यहाँ के जो हमारे हुक्मरान हैं और इनकी जो पुलिस एजेंसियाँ हैं, इनकी जो मीडिया है, कि किसी इंसान को और उसका पूरे परिवार को तोड़ देने का, जब वो एक बहुत मुश्किल स्थिति में हो। जैसे मैंने बोला, ये एक ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ हुआ, आज जो नजीब के परिवार के साथ हो रहा है। उनका बेटा 125-130 दिन से गायब है। आज उनके ऊपर ही अलग अलग तरीके दमन किए जा रहे हैं, उनको अलग अलग पुलिस रेड और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप एक ऐसा एडवर्सरी, पॉलिटिकल एडवर्सरी हमारे सामने आज है आरएसएस, जो किसी भी हद तक गिर सकता है। आज उनका आरोप मुझ पे है, लेकिन उनका जो एक ट्रोल आर्मी, जो एक IT सेल बैठा है, वो कोई भी मेरे बारे में लिखे तो उसको अलग अलग तरीके की गालियाँ दिए जाएंगे, धमकियाँ दी जाएंगी। आज गुरमहर कौर को किस तरीके की गालियाँ दी जा रही हैं, 1 साल पहले मेरी बहनों को गालियाँ दी जा रही थी। ये बोला जा रहा था आपके साथ बलात्कार कर देंगे। मेरे पिता को अंडरवर्ल्ड से एक बारी फ़ोन आया, बोला आपको मार देंगे। तो ये धमकियाँ हैं आपको चुप कराने की। लेकिन मेरा परिवार, आई हैव ग्रोन अप इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी काउड डाउन बाय दिस, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्केर्ड ऑफ दिस। दे हैव स्टूड स्टेडफास्टली बाय मी। वो मेरे साथ खड़े रहे हैं इस पूरे मुश्किल के दौर पे। उन्होंने कभी इस बात को फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ इस लड़ाई में। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और एक बहुत डेमोक्रेटिक माहौल में वैचारिक मतभेद होना बहुत जायज़ है। जिस डेमोक्रेटिक माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, उस डेमोक्रेटिक माहौल में हम लोगों को ये भी सिखाया गया है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना, झूठ के ख़िलाफ़ खड़ा होना, जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ बोलना। तो ये सब चीज़ें मैंने बढ़ते हुए ही, जब मैं बड़ा हो रहा था, अपने माँ बाप से ही सीखी हैं। और लेकिन आपके ऊपर ऐसे कई आरोप भी लगे, जैसे 2010 में जब बस्तर में CRPF कैंप पर हमला होता है, और उस समय आपने यहाँ पे, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने बस्तर की आज़ादी के लिए और जश्न मनाया उस समय। उसके बाद भी आपने कश्मीर को लेकर के, कश्मीर की आज़ादी को लेकर के जश्न की बात हुई तो उसमें देवी देवताओं के खिलाफ वाले मामले में भी वैसे कई ऐसी बातें आई हैं जो जैसे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, न सिर्फ जो JNU प्रकरण पिछले साल हुआ, उसके बाद और उसके पहले भी। तो आखिर क्या आप इतने आरोपों में क्यों घिरे रहते हैं? देखिए, कोई भी फाशिस्ट संगठन की राजनीति झूठ पे खड़ी होती है और झूठ पे ही फैलती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये वो फाशिस्ट संगठन है जो झूठ के आधार पे दंगे करता है इस देश में, झूठ के आधार पे कत्लेआम करता है इस देश में। और मैं इन सारे आरोपों को खारिज करता हूँ। ये बेबुनियाद आरोप है। कभी किसी ने कोई जश्न नहीं मनाया, कभी किसी हिंदू देवी देवताओं का मैंने कोई आपत्तिजनक बयान भी नहीं दिया। ये मेरी राजनीति नहीं है, ऐसा मैं सोचता नहीं, तो मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। और इस तरीके के झूठ फैला के, मतलब आरोप तो मेरे पर बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान गया, ये सब कुछ किया, ये सब झूठ फैला के वो एक देश में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से नफरत करे। वो देखे कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय से आते हैं
तो आपको वो नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के लोग, उनको लोगों पे दमन करने पे बहुत मज़ा आता है, बट उनका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दे डेराइव अ सैडिस्टिक प्लेजर व्हेन दे आर ऑपरेसिंग समवन फ्रॉम एन ऑपरेस्ड कम्युनिटी। अगर कोई मुसलमान है, कोई दलित है, कोई महिला है, तो उनके ऊपर झूठ फैला के, उनके खिलाफ झूठ फैला के उनके ऊपर हमला करने पे वो और ज़्यादा ये सब काम करते हैं। तो इसके खिलाफ हमको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज, इस झूठ की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना, और हम इसका एक्सपोज करते रहते हैं और करते रहेंगे। भविष्य को लेकर चिंता नहीं होती कि आगे क्या करेंगे? अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के बाद और इस बीच जो आपके ऊपर आरोप लगा है, देशद्रोह एक बहुत बड़ा आरोप है, और इस आरोप के साथ आप अभी आगे बढ़ रहे हैं और बार बार खींचता है। रामजस कॉलेज में जो मामला हुआ वो भी देशद्रोह का ही मामला आपके ऊपर जो लगा है उसको कह करके ही हुआ। तो ये जो देशद्रोह का आरोप है वो आपको कहाँ खींच कर ले जाता है और भविष्य की क्या चिंता होती है? देखिए, ये आरोप और ये प्रहार जो मेरे ऊपर हो रहा है, और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, इस देश के छात्रों के ऊपर हो रहा है, हमको कमज़ोर नहीं, हमको और मजबूत करते हैं। हमको लड़ने का एक और कारण देते हैं कि ऐसे झूठे आरोप हमको लगा के हमको चुप नहीं कर सकते। जहाँ तक भविष्य की बात है, जैसे मैंने बोला, हमारे भविष्य इस देश के भविष्य से ही तय होगा। अगर इस देश का भविष्य अच्छा है तो मुझ जैसे लोगों का भविष्य भी अच्छा रहेगा, और हमको उस भविष्य के लिए लड़ना है। अभी अगर आप इमीडिएट भविष्य की बात करें तो ऑफ कोर्स मुझे अपना पीएचडी ख़त्म करना है, और वो मेरे लिए एक बड़ा टेंशन का विषय है। इतना सब चीज़ होने के बाद कुछ समय बीतता है, लेकिन मैं एक सामाजिक मतलब सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ये भी सोसाइटी का पार्ट है। ये भी मुझको एक पर्सपेक्टिव देता है अपने रिसर्च को। क्या आगे चलकर राजनीति में आएंगे? देखिए, मुझको एक राइटर बनना है, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, और राजनीति में तो मैं हूँ ही। मैं राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, राजनीति का मतलब सत्ता का विरोध होता है, झूठ के खिलाफ बोलना होता है, और मेरी राजनीति सत्ता के खिलाफ खड़ा होना है, झूठ के खिलाफ खड़ा होना है, और वो राजनीति मैं पिछले 7 साल से करता आया हूँ और आने वाले दिनों में भी करता रहूँगा। बहुत धन्यवाद उमर खालिद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।